हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल भी किस तरह से हमारे पास रहने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल लैब के प्रैक्टिकल्स, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हिमैट लैब के प्रैक्टिकल्स एंड देन एम्फीबियन लैब यानी कि एक्सपेरिमेंटल लैब के प्रैक्टिकल। तो क्लिनिकल लैब अगर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी सीरीज प्रैक्टिकल की स्टार्ट कर रहे हैं। क्लिनिकल लैब में पहला जो एग्ज़ामिनेशन होता है, जिस पे लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को मिलता है एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल में, वो होता है पल्स एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, तो पल्स एग्ज़ामिनेशन तो आपके पास किन हेडिंग्स में आपको एग्ज़ामिनेशन करना होगा, हम आज सारा आपको उस बारे में बताएंगे। कैसे लिखना है, क्या क्वेश्चंस वाइवा में रहने वाले हैं और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला प्रैक्टिकल जो हम क्लिनिकल लैब में परफॉर्म करते हैं, जो फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, पहला प्रैक्टिकल वो है एग्ज़ामिनेशन ऑफ द रेडियल पल्स। तो आपके पास एम जो आपको लिखना है कॉपी में वो क्या होगा, एग्ज़ामिनेशन ऑफ द रेडियल पल्स ऑन द गिवन सब्जेक्ट, या आपका क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिन द रेडियल पल्स ऑफ द गिवन सब्जेक्ट। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट प्रोवाइड होगा तो आपको वो परफॉर्म करना होगा, उसकी जो भी फाइंडिंग्स हैं आपको वो सब लिखना होगा। ठीक है, तो किन किन हेडिंग्स में आपको पल्स को देखना है। जितने भी प्रैक्टिकल्स हमारे पास क्लिनिकल लैब में हैं, हम सब में हेडिंग्स को देखेंगे और किन हेडिंग्स को रखना है, किन को हमें लिखना है और किन चीज़ों को हमें छोड़ना है, कॉपी में नहीं लिखना है, वो सब की हम बात करेंगे। तो हम हर प्रैक्टिकल के साथ वो चीज़ें बताएंगे आपको। आज जैसे आपके पास पल्स का है, रेडियल पल्स, पल्स में भी आपको रेडियल पल्स फील करना है। ठीक है, रेडियल पल्स, तो उसमें किन किन हेडिंग्स के अंडर आपको देखना होगा। अभी हम पढ़ने के हिसाब से आपको पल्स बता रहे हैं, फिर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि क्या चीज़ आपको कॉपी में लिखना है, कितनी हेडिंग्स लिखनी है और किसको छोड़ना है आपको। ठीक है, तो पढ़ने के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, वाइवा के हिसाब से, प्रैक्टिकल के हिसाब से और कितना आपको आना चाहिए वो हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग्स में एम क्या है आपका, एग्जामिनेशन ऑफ द रेडियल पल्स ऑन द गिवन सब्जेक्ट। ओके, फिर सेकेंड नंबर पे आता है जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसमें आपके पास क्या उसका प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। देन थर्ड नंबर पे आएगा इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए वो आपकी टेबल पे आपको इशू करा के रखना होगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, जो भी स्टेप्स आपको 1 2 3 4 स्टेप्स हैं वो आप परफॉर्म करोगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे। देन उसके बाद जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उनको आप टेबल फॉर्म में उसको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे आप उसका। ठीक है, फिर टेबल के बाद जो भी आपका इन्फ्रेंस या कंक्लूज़न या रिज़ल्ट, यानी कि उस टेबल से जो भी रिज़ल्ट मिल रहा है उसको आपको एक लाइन में लिखना होगा कि आपकी पूरी फाइंडिंग्स क्या रिज़ल्ट कंक्लूज़न निकाल रही है। देन उस पूरे प्रोसीजर में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, ये लिखना नहीं है लेकिन आपको क्या क्या प्रोसीजर्स में प्रिकॉशन रखनी है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, बाय हार्ट उसको देख लीजिए क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो एम तो आपके पास हो गया कि एग्ज़ाम आप रेडियल पल्स चेक कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद आप रेडियल पल्स, तो पहले तो डेफिनेशन ही देखते हैं पल्स क्या होती है। वाइवा में पूछते हैं अगर आपको पल्स मिलता है तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि रेडियल आर्टरी, रेडियल पल्स है तो रेडियल आर्टरी ही क्यों आपने चूज़ की, आपके पास अदर आर्टरीज क्यों नहीं लिया आपने, अगर अदर ली हैं तो क्या क्या आप ले सकते हो आर्टरीज में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास वाइवा का क्वेश्चन होता है। तो रेडियल आर्टरी आपने क्यों ली, पहला क्वेश्चन जो रहेगा, तो आसान है, कन्वीनियंट है। ठीक है, एसेसिबल है बिकॉज ऑफ एक्सपोज बॉडी पार्ट। ठीक है, आपके रिस्ट के पास में है तो एसेसिबल है, आसान है, इसलिए आप इसको ईजिली परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो प्लस पॉइंट क्या है, जो ये रेडियल आर्टरी है लाइज ऑन द हार्ड सरफेस। ठीक है, यानी कि आपके पास आपको पैल्पेट करने के लिए एक बोरी सरफेस चाहिए, एक हार्ड सरफेस चाहिए जिसके ऊपर आप किसी चीज़ को प्रेस करो तो वो अंदर डेप्थ में ना जाए, यानी कि हार्ड सरफेस पे आप अगर पैल्पेट करोगे तो आसानी से हो जाएगी। तो रेडियस आर्टरी के जो है वो कहाँ पे, रेडियल बोन पे है। ठीक है, तो क्या होगा,
बीनीथ बोन है, उसके बोन अगर है तो उसके ऊपर आप प्रेस करोगे तो वो अंदर डेप्थ भी नहीं जाएगा, यानी कि जो भी यहाँ पे पल्सेशन है वो आपको आसानी से फील हो जाएगा। तो दूसरा अच्छा पॉइंट क्या है हमारे पास कि रेडियल आर्टरी है वो बोन के ऊपर होती है, तो आपको फील करना आसान होता है। ठीक है, तीसरा क्या, पेरीफेरल लोकेशन इजी टू ट्रेस। ठीक है, तो ये आपको आसानी से ट्रेस ये हो जाती है, ईजिली आपको पैल्पेट हो जाती है, हर कोई इसको प्रैक्टिस से कर सकता है। ठीक है, तो हमने रेडियल आर्टरी। अच्छा, इसके अलावा आता है कि आप कौन कौन सी अदर आर्टरीज़ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप सभी बच्चों जानते हो कि जो आर्टरीज़ होती हैं वो डेप्थ में होती हैं, डीप होती हैं, मसल्स के बीच में होती हैं, तो जनरली बॉडी में आर्टरीज़ हमें बहुत ही कम मिलती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी पेरीफेरल साइट्स हैं, कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर ये जो होती हैं सुपरफिशियल होती हैं, तो आप उनमें आसानी से देख सकते हो। जैसे अगर हम हेड टू टो बात करें तो सबसे पहले आपके पास जो आर्टरी आ रही है, अगर आप देखोगे तो कैरोटिड आप कर सकते हो। ठीक है, कैरोटिड की आपकी लोकेशन पूछी जा सकती है, कैसे करोगे। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ब्रैकियल आर्टरी कर सकते हो। तीसरी लोकेशन क्या है, रेडियल, आपको पता ही है। फोर्थ क्या हो सकती है, फीमोरल आर्टरी आप पैल्पेट कर सकते हो। फिफ्थ क्या हो सकती है, पॉप्लिटियल आर्टरी। नेक्स्ट जब उससे नीचे आप जाएंगे डाउनवर्ड तो आपके पास कौन सी आर्टरी रहने वाली है, पॉप्लिटियल पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। और सबसे लास्ट में आप देख सकते हो डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी। ठीक है, तो ये सब आर्टरीज जो हैं सुपरफिशियल लोकेशन में, तो ये अदर साइड्स आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन हो गया कि पल्स क्या है, अगर आपको पल्स का प्रैक्टिकल मिलता है तो पल्स क्या है। ठीक है, आप रेडियल पल्स ही क्यों देख रहे हो, रेडियल पल्स के अलावा आप कौन कौन सी पल्स आप फील कर सकते हो। ठीक है, और उनकी साइड्स क्या है, तो हम सारी पल्स को देखेंगे कौन कहाँ पे कैसे मिलती है। इसको 3 फिंगर से करना है, थंब से पैल्पेट करना है, ये सारा हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि पल्स की डेफिनीशन क्या है। पल्स की डेफिनीशन क्या है, रिदमिक एक्सपेंशन ऑफ आर्टीरियल वॉल ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेशर वेव अलोंग द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईच सिस्टोल ऑफ द हार्ट। यानी कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, एक रिदम यानी कि रेगुलर एक्सपेंशन, या कह सकते हैं एक रिदमिक पैटर्न है। ठीक है, एक रिदम से आ रहा है, रिदमिक एक्सपेंशन है। ठीक है, आर्टीरियल वॉल का, आपके पास अगर ये आर्टरी है, ठीक है, और यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड फ्लो जब ये आपका हार्ट, अगर हम स्कीमेटिक डायग्राम देखें हार्ट, ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। आपके पास ये हार्ट अगर है, ठीक है, और यहाँ पे एओर्टा और आर्टरीज अगर अटैच हैं, ये एओर्टा आर्टरीज ना फर्दर मान लो रेडियल तक ही गया। ठीक है, तो हार्ट ने क्या किया, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या हुआ, ब्लड फ्लो हुआ, तो उसकी प्रेशर की वजह से ब्लड फ्लो जब प्रेशर से जाएगा तो उसकी आर्टरी की जो वॉल है वहाँ पर क्या होगा, वॉल, आर्टरी की वॉल पे क्या होगा, एक वेव फॉर्म जनरेट होगी। ठीक है, एक वेव फॉर्म जनरेट होगी और पीछे से ब्लड आ रहा होगा, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा होगा, जबकि उसकी वॉल में एक प्रेशर वेव क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसीलिए जब बोलते हैं कि आर्टीरियल वॉल में ट्रांसमिशन क्या हुआ, प्रेशर वेव का हुआ अलोंग द वॉल ऑफ द आर्टरीज। ठीक है, विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट या ईच सिस्टोल ऑफ द हार्ट। अब ये इतनी सारी मैंने डेफिनेशंस क्यों लिखी हुई हैं, क्योंकि अदर बुक्स में आप पढ़ोगे, डिफरेंट बुक आप प्रेफर करते हो, तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट वर्ड यूज़ किए गए हैं, बट सबका मेन एक ही है, पल्स वेव ट्रेवल अलोंग द वॉल ऑफ आर्टरीज ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉर्नर। सेम थिंग है कि अलोंग ही है, वॉल के अलोंग ही है। अब वो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, वो बाई सिस्टोल हो सकता है, कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट पल्स वेव है, एक वेव है जो ट्रेवल करेगी अलोंग द आर्टरी ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट हो सकता है। देखो, इम्पल्स ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेव थ्रू द आर्टरीज फ्रॉम एसे नोड ऑफ द हार्ट टू द पेरीफेरी। सेम थिंग है, wave of the blood in the artery created by the contraction of the leg। तो सेम सब डेफिनेशन आप कुछ भी पढ़ोगे उसका मीनिंग आपको मिनिमम ये याद रखना, along the wall pressure wave along the wall of the arteries due to the contraction of the heart, that is the meaning of the pulse। ठीक है, एक चीज़ अब
थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पल्स ब्लड फ्लो जो हो रहा है उसकी वजह से, मतलब ब्लड फ्लो हो रहा है वही पल्स है, यानी कि ब्लड फ्लो हो रहा है तो पल्स आ रही है। ब्लड फ्लो क्या है, जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया ब्लड फ्लो हुआ, लेकिन उसकी वजह से जो प्रेशर आर्टरीज़ की वॉल पे गया वो पल्स है। आर्टरी की वॉल पे पल्स मिलता है, जबकि जो ब्लड फ्लो हो रहा है जिसको हम, उसका जो प्रेशर होता है लैटरल प्रेशर जो उसकी वॉल पे लगा रहा है उसको हम बीपी मेजरमेंट करते हैं। ब्लड जो प्रेशर इसकी वॉल पे लगा रहा है वो ब्लड प्रेशर है, जबकि इसकी वॉल के अलाउंग जो वेव ट्रेवल कर रही है दैट इज़ द पल्स। तो बोथ आर डिफरेंट थी ना, ठीक है। अभी आप देखोगे कि वेलोसिटी ऑफ द पल्स क्या होगी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पल्स क्या होगी, ठीक है। तो एओर्टा आप देखोगे 3 to 5 मीटर पर सेकेंड, जबकि लार्ज आर्टरीज में 7 to 10 मीटर पर सेकेंड, स्मॉल आर्टरीज 15 to 35 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप देख रहे हैं कि हार्ट से आगे जाने पर वेलोसिटी इनकी इंक्रीज़ हो रही है ना। 3, 7, 15 एओर्टा में कम है, उसके बाद पेरीफेरी की तरफ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि वेलोसिटी जो है वो कंप्लायंस के इन्वर्स रिलेशन में होता है। कंप्लायंस जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, यानी कि एओर्टा का कंप्लायंस ज़्यादा है इसलिए उसकी वेलोसिटी कम है। और ब्लड फ्लो वेलोसिटी 15 टाइम लेस दैन द पल्स वेलोसिटी, यानी कि ब्लड फ्लो यहाँ पर किया तो ब्लड पीछे पीछे जाएगा, क्योंकि 15 टाइम्स फास्टर जो होगा वो पल्स ट्रेवल करेगी, यानी कि ब्लड पीछे होगा जबकि पल्स इसकी आगे ट्रेवल करेगी 15 टाइम। ब्लड फ्लो वेलोसिटी 15 टाइम लेस दैन द पल्स वेलोसिटी। ब्लड फ्लो 15 गुना पीछे है, जबकि आप दूसरी भाषा में कह सकते हो कि वेव्स आगे होती है 15 टाइम्स दैन द ब्लड फ्लो, ठीक है। तो आपने देखा कि पल्स की डेफिनेशन क्या है। अब हम देखते हैं कि जो बात करते हैं जनरली प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो सेम जो प्रिंसिपल, जो प्रोसीजर जैसा हमने देखा है, विद ईच वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन not only blood is pumped into the aorta but also the pressure wave that are transmitted along the wall of the vessel are generated. These pressure wave expand the arterial wall and the expansion is palpated as the pulse, ठीक है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा या आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट चारों चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल या पूरा सिस्टोल जब होगा तो ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा उसकी वजह से प्रेशर वेव उसकी आर्टरी में क्रिएट होगा जिसको कि हम पल्स बोलेंगे, ठीक है। ब्लड फ्लो यहाँ पर हो रहा है और जिसको हम, जो उसकी वॉल में प्रेशर वेव आ रही है उसको हम पल्स बोलते हैं। तो इसको हम वापस से पढ़ते हैं। विद ईच वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ईच वेंट्रिकुलर यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, नॉट ओनली ब्लड के साथ साथ, नॉट ओनली ब्लड इज पम्प्ड इनटू एओर्टा बट आल्सो द प्रेशर वेव दैट आर ट्रांसमिटेड अलोंग द वॉल ऑफ वेसल आर जनरेटेड। ब्लड के साथ साथ प्रेशर वेव भी जनरेट होती है जो अलोंग द वेसल वॉल ट्रेवल करती है। दीज प्रेशर वेव एक्सपेंड द आर्टरी, और ये प्रेशर वेव एक्सपेंड करेगी, आर्टरीज को एक्सपेंड करेगी, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्शन आया एक्सपेंड हुई, रिलैक्सेशन आया वापस हुई, एक्सपेंड हुई फिर रिलैक्स हुई, इस तरह से क्या होगा, एक्सपेंशन इज पैल्पेटेड एज द पल्स। और ये एक्सपेंशन आप कैसे एक पल्स फॉर्म में फील करते हैं, पैल्पेट करते हैं, फील करते हैं, ओके। तो आपने देख लिया कि इस पहली हेडिंग आपका एम क्या था, देन आपने डेफिनेशन देख ली, उसके अंदर क्वेश्चन देख लिए, देन आपने प्रिंसिपल देख लिया। अब इंस्ट्रूमेंट क्या रिक्वायर्ड होगा, बस वेरी इजी, इसमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं, सिर्फ आपको क्या चाहिए, टाइम देखना है। तो टाइम देखने के आप रिस्ट वॉच यूज कर सकते हो या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, स्टॉप वॉच यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास लैब में अवेलेबल है। जनरली हम रिस्ट वॉच यूज़ करते हैं, हर बच्चे के पास होता है रिस्ट वॉच, तो सिंपल सा। और आपको पूरा 1 मिनट तक इसको टाइम को मेज़र करना होता है, टाइम देखना होता है और फील करना होता है। अभी ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए पूरा फुल 1 मिनट, आइडियली लिखा होता है कि 2 मिनट्स तक देखना है, बट आप पूरा होल 1 मिनट देखेंगे। कई बच्चे होते हैं जो 15 सेकेंड देखते हैं और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ होते हैं जो 30 सेकेंड देखते हैं 2 से ये आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप उसकी बात कर सकते हो। लेकिन अभी आप जो कि सीख रहे हो लर्निंग फेज़ में, देन आप यहाँ पे पूरा 1 मिनट ही देखोगे, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें 1 मिनट में समझ में आएंगी। पल्स की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक अभी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं वो सब आप तभी फील कर पाएंगे, है ना। इसलिए आप 1 मिनट टाइम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट में, ठीक। अब प्रोसीजर,
कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो प्रोसीजर करने से पहले आपको एक जो मैंडेटरी है वो क्या है, विक पर क्या है, डब्लू क्या है यहाँ पर। सबसे पहले डब्लू का मतलब है वॉश योर हैंड, आप अपने हाथ को सैनिटाइज करें या फिर आप उसे हैंड वॉश करें, ठीक है, यानी कि क्लीनिंग है ना, हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। वॉश योर हैंड। आई क्या है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होगा। तो आप कैसे बोलोगे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस पेशेंट को क्या बोलोगे कि आई एम डॉक्टर डैश, जो भी आपका नाम है, ठीक है, और मैं यहाँ पे, और हिंदी में आप पेशेंट की लैंग्वेज में, अगर वो हिंदी गांव का है तो आप हिंदी लैंग्वेज यूज़ करो, इंग्लिश में पेशेंट बात कर रहा है, पढ़ा लिखा है, तो आप इंग्लिश में, जैसा वो कंफर्टेबल, उसको समझ में आना चाहिए कि आप उससे क्या बात कर रहे हो, ठीक है। जिस भी रिलीजन का हो, जिस भी एरिया वाइज लैंग्वेज, तमिल तेलुगु, जिस भी आप ओपीडी में कहीं पर बैठे आप उसी लोकल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे ताकि वो पर्सन उस चीज़ को समझ पाए कि आप हम कि क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस करोगे कैसे कि अगर आप यूपी में हैं और हिंदी गांव का पेशेंट है, यहाँ लोकल की बात करें तो आप क्या बोलोगे, इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे कि माई सेल्फ डॉक्टर, ठीक है, माई सेल्फ मेरा नाम, जो भी है आपका नाम, ठीक है, मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर, कॉलेज का नाम, मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर MBBS का छात्र हूँ, मैं आपकी पल्स या नाड़ी को चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो और अगर आपको कुछ लगता है, कोई प्रॉब्लम आती है, देन आप मुझे बता सकते हो, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, वो बोलेगा यस, देन आप उसको टच करोगे। अगर बोलता है नहीं कर सकते हो तो फिर आप उसको नहीं टच करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस करने के बाद इसी के जस्ट बाद कंसेंट, यानी कि पूरा आपने इंट्रोड्यूस किया, फिर आपने कंसेंट, क्या मैं कर सकता हूँ, यस कर सकते हैं। फिर क्या है, पी मतलब पोजीशनिंग, यहाँ पे कंसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विदाउट परमिशन आप पेशेंट को टच नहीं कर सकते, ठीक है। पी मतलब पोजीशनिंग मतलब आप हर एक्सपेरिमेंट, जितने भी आगे हम पढ़ेंगे सारे एक्सपेरिमेंट में एक पोजीशनिंग होती है कि आपको उसको बिठा के लेना है, लिटा के लेना है, ठीक है। सुपाइन यानी कि स्टैंडिंग में होना है या सुपाइन में होना है या सिटिंग में होना है, हैंड की पोजीशन क्या रहेगी, तो ये सारा हम टेस्ट के साथ साथ पढ़ते जाएंगे एम के साथ साथ। लेकिन आज अगर हम बात करें अपनी इस पोजीशन में, रेडियल पल्स में, तो हैंड की पोजीशन, सब्जेक्ट को आप सिटिंग पोजीशन में रखोगे, ठीक है, उसको आप स्टूल है प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में बिठाओगे, देन उसके हैंड की पोजीशन क्या रहेगी वो हम आगे अभी बात करते हैं, ठीक है। तो पोजीशनिंग का आपको हर प्रैक्टिकल में ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको आपको सुपाइन में लेना है, ठीक है, या फिर सिटिंग में या स्टैंडिंग में किस तरह से कराना है वो आप परफॉर्म करोगे, ठीक है। पोजीशनिंग के बाद इंपॉर्टेंट है एक्सपोजर, कौन सा पार्ट किस प्रैक्टिकल में एक्सपोज करना है और कितना एक्सपोज करना है ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे, ठीक है। तो एक्सपोजर भी ज़रूरी है, प्रॉपर एक्सपोजर होना भी ज़रूरी है, ठीक है। एक्सपोजर कर लिया आपने, फिर आपने एग्जामिन कर लिया, देन री एक्सपोजर, आपने अगर उसे काउच पे लिटाया है, एब्डो का एग्जामिनेशन, पेट का एग्जामिन कर रहे हो, तो आपने पूरा एक्सपोजर एब्डो का करने के बाद वापस उसको जब हो जाए पूरा, तो उसको बोलो कि आप उठ जाए या कवर कर लीजिए, ठीक है। तो उसको रीपोजिशनिंग, उसको वापस से उसकी पोजीशनिंग पे वापस ले आए, उसको बोले हाँ भाई हो गया है, थैंक यू, और लास्ट में थैंक यू आप ऐड करें उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला स्टेप होगा कि कंसेंट लेना, सब कुछ हाइजीन को मेंटेन करना, आपने प्रॉपर पोजीशनिंग की, एक्सपोजर किया और री एक्सपोजर, ये आपको हर जगह काम आने वाला है, इतने स्टेप्स हर जगह पूरे प्रोसीजर में काम आएंगे, ठीक है। तो आपने कंसेंट वॉश कर लिया, इंट्रोड्यूस कर लिया, कंसेंट ले लिया। अब पोजीशनिंग कैसे करनी है आपको, अब आता है पोजीशनिंग कैसे करनी है, ठीक है। पोजीशनिंग कैसे करनी है, 3 फिंगर मेथड, ये तो मेथड का नाम है कि आप 3 फिंगर यूज़ करते हो, ठीक है, टिप ऑफ द फिंगर या फिर पल्प ऑफ द फिंगर, ठीक है, पल्प ऑफ द फिंगर्स यूज़ करते हैं। तो पोजीशनिंग देखो ये लिखी हुई है, क्या है, सेमी प्रोनेटेड 4R, और रिस्ट कैसी है, सेमी फ्लेक्स्ड, आप इसमें देख सकते हो सेमी प्रोनेटेड 4R, ये आपका क्या है 4R है, और ये क्या है रिस्ट है, ठीक है, ये पूरा हैंड है, ठीक है। तो क्या है सेमी प्रोनेटेड, ना ये सुपाइन है ना प्रोनेशन है, ना सुपिनेशन है ना प्रोनेशन है, ये सेमी प्रोन, और ये सेमी फ्लेक्स, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, पूरा नहीं है, पूरा एक्सटेंड नहीं है, सेमी फ्लेक्स्ड, ठीक है। तो रिस्ट सेमी फ्लेक्स्ड है और ये सेमी प्रोनेटेड 4R, ओके।
और फील कहाँ पर करना है, ठीक है। आप एक्सपोज़र आपने करा लिया, यहाँ से जो भी क्लॉथ था उसका रिमूव करा लिया, वॉच है तो उसको आपने निकलवा दिया, कुछ भी यहाँ पे बैंडेज है कुछ भी है तो आप उसकी पूरी मतलब कंसेंट से आपने उसको रिमूव कर दिया ताकि प्रॉपर एक्सपोज़र रहे वहाँ पर, ठीक। अब क्या करना है, दूसरा ये जो मैंडेटरी हर प्रैक्टिकल में रहता है कि राइट साइड आपको सब्जेक्ट के राइट साइड ही रहना है, ठीक है। दूसरा ये कि सनलाइट प्रॉपर होना चाहिए, वहाँ पे एक्सपोज़र होना चाहिए। अगर गर्मियों का मौसम है तो टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी ओपीडी का टेम्परेचर मेंटेन, अदरवाइज़ फीवर आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। अगर ठंडी का मौसम है तो आपको अपने हाथ को रब करना होगा ताकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर जाए, तो आप उस चीज़ को ताकि टच करें उसको तो यहाँ पर वेसल में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ना हो जाए, इसलिए आपको टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस जगह पे हैं, उस टाइम क्या सीज़न है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। राइट साइड रखना है, प्रॉपर लाइट रखना है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है ओपीडी का, जहाँ पर भी आप बैठे हैं चेक कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पूरा 1 मिनट तक रखना है, आइडियली 2 मिनट बोला जाता है और आप बाद में हाफ़ कर देते हो, बट आपको क्योंकि हम लोग इसको कैसे देखते हैं, रेट क्या निकलता है, रेट होता है नॉर्मल 60 to 100, क्या लिखते हैं बीट, BPM, बीट पर मिनट, बीट पर मिनट, यानी कि पर मिनट है तो अगर आप 2 मिनट करोगे तो हाफ़ करना पड़ेगा, लेकिन तो आपको क्या बोलते हैं 1 मिनट आप पूरा लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पोजीशनिंग बनती है। आपको हम अदर साइड्स बता ही चुके हैं, कैरोटिड, ब्राchial, रेडियल, फीमोरल, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियल एंड डॉर्सालिस पेडिस, ये इनकी लोकेशन है। कैरोटिड, ब्राchial, रेडियल, फीमोरल, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियल और डॉर्सालिस पेडिस, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में, ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा, प्रोसीजर हमने देख लिया, ठीक है। अब जब हमने सारा कुछ किया 1 मिनट तक ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बनानी होगी, ठीक। तो ऑब्जर्वेशन जब आप 1 मिनट तक पूरा देख रहे होगे तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखनी है, 1 मिनट में आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे, तो वो मेन हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, रेट, रिदम, करेक्टर या फिर फॉर्म, वॉल्यूम, कंडीशन ऑफ वेसल वॉल, इक्वालिटी ऑन बोथ साइड, एनी डिले इफ़ एनी प्रेजेंट, मतलब कोई भी डिले अगर प्रेजेंट है, और फोर्स और टेंशन, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, कई किताबों में मल्टीपल बुक्स में नहीं लिखा है, पुरानी कुछ एडिशंस में लिखा हुआ है, तो ये आपके ऊपर है। अगर एग्जामिनर पूछता है आपको फोर्स टेंशन पता है तो हाँ पता है, थोड़ा बहुत आप इस बारे में जान लो, अदरवाइज़ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, आप बता पा रहे हो नहीं बता रहे हो, ये ऑप्शनल है, अच्छे मार्क्स दिला देगा, अगर एग्जामिनर पूछता है वो इम्प्रेस हो सकता है आपसे, ठीक है। लेकिन आपको इन 7 स्टेप तो आने ही आने चाहिए, पहला और सीक्वेंस भी आप ऐसे रखो तो बेटर है याद करना, रेट, रिदम, करेक्टर, वॉल्यूम, कंडीशन ऑफ वेसल वॉल, इक्वालिटी ऑन बोथ साइड एंड एनी डिले अगर प्रेजेंट है, इफ़ प्रेजेंट, ठीक है। तो ऑफ कोर्स और टेंशन थोड़ा एक एक लाइन हम बता देंगे आपको ताकि आपको पता रहे चीज़ें, बट जो मैंडेटरी हैं वो ये चीज़ें इतनी तो आनी ही चाहिए। तो 1 मिनट की ड्यूरेशन में आप क्या क्या देख सकते हो वो सारा आपके पास है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नॉर्मल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेट, ठीक। तो जो आपसे क्वेश्चन आता है कि रेट, अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर इन सबसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो रेट पे आता है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन रेट क्या होता है। आपने देखा कि आप 1 मिनट तक पूरा बीट पर मिनट आप देख रहे हो, पल्स को फील कर रहे हो, ठीक है। और ये रेट कहाँ से आ रहा है, आपको पता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब हार्ट सिस्टोल और डायस्टोल ऐसे नोट से गवर्न होता है। तो रेट बेसिकली कैसे नोट के बारे में ही बता रहा ना कि वो प्रॉपर टॉपिक तो नहीं है, ऐसे नोट से ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। तो आपके पास नॉर्मल अगर हम बात करें तो 60 to 100 बीट पर मिनट, ठीक है। ये नॉर्मल हर बच्चे को पता होना चाहिए 60 to 100। अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो वर्ड टैकी हमेशा ज़्यादा के लिए आता है, कोई चीज़ बढ़ गई टैकी, कार्डिया हार्ट रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, पल्स रेट कार्डिया, लेस दैन 60 ब्रैडी, हमेशा कम के लिए ब्रैडी कार्डिया, रेट कम हो गया तो 100 से ज़्यादा टैकी, 60 अगर 60 से कम है, लेस दैन 60 है तो ब्रैडी, अगर ग्रेटर देन 100 है तो टैकीकार्डिया। तो आपने बता दिया, एग्जामिनर ने पूछा नॉर्मल क्या है बता दिया, ठीक है, ब्रैडी के और टैकीकार्डिया बता दिया ज़्यादा है। अब
वाइवा का जो क्वेश्चन आता है, जो आपको याद करना है कि काजेज ऑफ द बोथ ऑफ द ब्रैडी एंड टैकीकार्डिया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट थोड़ा समझोगे तो आप इसको याद भी कर सकते हो। टैकीकार्डिया में अब कैसे हम डिवाइड करें, एक फिजियोलॉजिकल होगा जो नॉर्मल फिजियोलॉजी के थ्रू होता है, जो सभी में होगा, और एक पैथोलॉजिकल टैकीकार्डिया होगा जो कुछ डिसीज़ में होगा, बीमारियों में होगा। तो फिजियोलॉजिकल टैकीकार्डिया अगर आप देखो, आप अपने आप में फील करो तो एक्सरसाइज में क्या होता है, बढ़ जाता है पल्स। आफ्टर ईटिंग स्ट्रेस, इमोशन, एक्साइटमेंट, एंगर, यानी कि कुल मिला के सिंपैथेटिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अगर न्यू बॉर्न इन्फेंट और चिल्ड्रन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये भी फिजियोलॉजिकल है। प्रेगनेंसी कोई पैथोलॉजिकल स्टेट नहीं है, फिर प्रेगनेंसी इज़ अ फिजियोलॉजिकल। या फिर हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, तो इन सब में फिजियोलॉजिकल काज ऑफ द टैकीकार्डिया पूछा जाता है। पैथोलॉजिकल टैकीकार्डिया कब होगा, आपको फीवर आ गया, एनीमिया के केस में टैकीकार्डिया मिलता है, ध्यान रखना। एनीमिया के केस में थायरोटॉक्सिकोसिस यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में, हार्ट फेलियर हो गया है, या शॉक में भी मल्टीपल आप शॉक के टाइप पढ़ोगे जिसमें हैमरेजिक शॉक, ठीक है, आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो शॉक में हैमरेजिक शॉक, क्लियर। अब इसी तरह से ब्रैडीकार्डिया की भी काजेज, उसमें भी आपके पास फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो ब्रैडीकार्डिया एथलीट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये MCQ में भी पूछा जाता है, एथलीट में ब्रैडी अटैकी, ठीक है। तो ब्रैडीकार्डिया ओल्ड एज, सोते हुए, स्लीप, मेडिटेशन एंड प्राणायाम, इसे ब्रैडीकार्डिया करते हैं। पैथोलॉजिकल क्या है, वहाँ पर हाइपर था, यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन, अगर ICT बढ़ा हुआ है, ड्रग्स जैसे बीटा ब्लॉकर्स, कोई हाइपरटेंशन की ड्रग ले रहा है तो भी वहाँ पे ड्रग की वजह से कम आएगा। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। तो ये आज आपने रेट के बारे में देखा, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिदम को, ठीक है।